चलो रिवाइज करते हैं अपन ने जो कल पढ़ा था, फिर आगे पढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड इलास्टिक, और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डिमांड इन इलास्टिक। देन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी पे आप अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, तो डिमांड इलास्टिक, और अगर ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। नेचर ऑफ द नीड ऑफ द कमोडिटी, कैसी जरूरत की चीज है, अगर नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक, कंफर्ट और जॉय की डिमांडेड है तो मॉडरेट इलास्टिक। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, अगर किसी चीज के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो इलास्टिक, और नहीं है तो इन इलास्टिक। टाइम पीरियड कम है तो इन इलास्टिक, ज्यादा है तो इलास्टिक। हैबिट में है तो इन इलास्टिक, हैबिट में नहीं है तो इलास्टिक। प्राइस बहुत कम है तो इन इलास्टिक, बहुत ज्यादा है तो इन इलास्टिक, मिडिल है तो इलास्टिक। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है तो इन इलास्टिक। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नहीं ना, एक और डिटर्मिनेंट रह गया, दैट इज लास्ट डिटर्मिनेंट अपना रह गया टाइड डिमांड। टाइड डिमांड को ही डिराइव्ड डिमांड भी बोला जाता है। क्या होती है टाइड डिमांड या डिराइव्ड डिमांड? फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिल्डिंग बनानी है कोई, उसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, सीमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे ब्रिक्स चाहिए, उसके लिए मुझे आयरन एंड स्टील चाहिए, सो ऑन। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने। तो जो सीमेंट की डिमांड होगी वो टाइड डिमांड होगी। टाइड मतलब जो डिपेंडेंट डिमांड होती है, जो किसी और पेरेंट प्रोडक्ट पे, यहाँ ये पेरेंट प्रोडक्ट है, पेरेंट प्रोडक्ट पे अगर कोई डिमांड डिपेंड करती है तो उसे क्या कहते हैं, टाइड डिमांड। बच्चे, मैंने सोचा कि मेरे को 4 माले की बिल्डिंग बनानी है, 4 फ्लोर्स की। पहले सीमेंट का जो एक कट्टा आता था वो 350 रुपए का आता था। अब मैंने सोचा 4 माले की बिल्डिंग बनानी है, मार्केट में सीमेंट लेने गई तो वो 390 का एक कट्टा देने लगा। 390 का, तो एक ही कट्टे पे 40 रुपीज प्राइस बढ़ा दिया। अब आप सीमेंट की प्राइस इतनी बढ़ गई, सीमेंट की डिमांड में ज्यादा चेंजेस करोगे या कम? ज्यादा क्यों? आप क्योंकि सीमेंट महंगा हो गया तो 4 की जगह 3 माले की बिल्डिंग बना लोगे? क्योंकि सीमेंट महंगा हो गया तो जब डबल कोटिंग होती है सीमेंट की, उसकी जगह सिंगल कोटिंग कर दोगे, ज्यादा मिट्टी मिला दोगे, ज्यादा पानी मिला दोगे। कर ही नहीं सकते ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, सब खराब हो जाएगा, उतना पैसा लाखों में जो लग रहा है वो सारा पानी में चला जाएगा। तो इसकी प्राइस इतनी बढ़ गई तो भी इसकी डिमांड में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी डिमांड कैसी हो गई, इन इलास्टिक। तो जो प्रोडक्ट्स की डिमांड टाइट डिमांड होती है, डिराइव डिमांड होती है, तो किसी और पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो वहां उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ भी जाएगी तो उसकी क्वांटिटी से कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो उसकी डिमांड कैसी हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, जैसे कि चॉकलेट खानी है मुझे, मैं चॉकलेट लेने गई मार्केट में। अब वो चॉकलेट 10 रुपए की जो 5 स्टार आती थी, दुकानदार वो 15 की लगाने लग गया, प्राइस इतनी बढ़ा दी। तो प्राइस बढ़ने से आप डिमांड ज्यादा कम करोगे, थोड़ी कम? ज्यादा। भाई मेरा डिपेंड तो नहीं कर रहा ना, ऐसा तो है नहीं ना चॉकलेट खाऊंगी तो ही ब्लड टूटेगा, या चॉकलेट नहीं खाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, या ये खानी पड़ेगी, चाहे डॉक्टर ने कहा है ये मेरी बीमारी की दवाई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना मन किया था खाने के लिए तो अपन चले गए, नहीं महंगी दे रहा है तो बाद में खा लेंगे, इसमें क्या हो गया। तो उसने थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा कम कर देंगे, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, तो जब टाइट डिमांड होती है जो किसी और पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। और जो इंडिपेंडेंट डिमांड होती है जो किसी भी पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, उसकी डिमांड कैसी हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। टाइट डिमांड का एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स और एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स। बच्चों, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है, उन सारे गुड्स को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका एसी। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे कि जो मशीनरी होती है, दैट इज अ प्रोड्यूसर गुड।
मशीनरी की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? टाइट डिमांड होती है, वो भी डिराइव्ड डिमांड होती है। क्यों मैडम ऐसा? क्योंकि मशीनरी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? कंज्यूमर पे। जैसे कि एग्जांपल समझ, सपोज मेरे पास एक मशीन थी, वो मशीन शर्ट्स बनाती थी। क्या बनाती थी? शर्ट्स। एक दिन में वो 50 शर्ट बना पाती थी, क्वांटिटी 50। मार्केट में मेरे 500 शर्ट की रिक्वायरमेंट है, डेली की डिमांड कितनी आ रही है? 500 शर्ट की। तो मुझे कितनी मशीन डालनी पड़ेगी? 10। आपने ये 10 कैसे कैलकुलेट किया? इस 500 को देखते हुए तो किया। मतलब ये कंज्यूमर गुड की जितनी डिमांड आएगी उसी पर तो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर उसकी कितनी डिमांड है। अगर आपकी ये मशीनरी अभी महंगी भी है, तो भी आपको खरीदनी तो पड़ेगी। अरे बंद करो ना फोन। अगर ये मशीनरी महंगी भी आ रही है तो भी आपको खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने कंज्यूमर्स नहीं तोड़ सकते। तो आप एक बार वो खर्चा भुगतने के लिए तैयार हैं, पर आपको आगे से आगे बिजनेस ग्रो करना है, तो आपके प्रोडक्ट की आगे से आगे डिमांड चाहिए। आप मत लो मशीन, डेली की 50 यूनिट बनाओ, डिमांड 500 क्या है, फिर धीरे धीरे गिरती गिरती वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी। कंज्यूमर्स को सामान ही नहीं मिल रहा जो चाहिए, तो आपका बिजनेस एकदम डाउनफॉल में चला जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है वो भी कैसी होती है? टाइट डिमांड होती है। जो किस पे डिपेंड करती है? जो पेरेंट प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूमर गुड पे डिपेंड करती है। तो इसकी डिमांड भी कैसी होती है आपकी? इन इलास्टिक। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो टाइट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? ऐसी डिमांड जो किसी और पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं? टाइट डिमांड। या और उसकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड। ये अपना कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया प्राइस इलास्टिसिटी। मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी में क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लिया अपन ने। उसके अपन ने 4 मेथड्स पढ़े हैं। पहला है परसेंटेज मेथड, देन पॉइंट इलास्टिसिटी, देन ज्योमेट्रिक मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी। फिर अपन ने यहाँ पे पढ़ा इसके अंदर ही न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। यहाँ पे अपन ने 5 तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ी। 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 एंड इनफाइनाइट। इस सबके कर्व्स को हमने अपने सीखे। फिर अपन ने प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप देखा। अलग अलग इलास्टिसिटीज में कैसा रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे अपन ने 2 इफेक्ट्स की बात की है। कौन सी? एक तो प्राइस इफेक्ट की अपन ने बात की, और एक अपन ने क्वांटिटी इफेक्ट की अपन ने यहाँ पे बात की। फिर अपन ने पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा अपन ने नेक्स्ट? दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डिटर्मिनेंट्स अलग है, और जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पड़े तो वो अलग है, प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं। कंफ्यूज नहीं हो? आ गया समझ में? तो ये सारे अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर के पॉइंट्स पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इलास्टिसिटी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड आपका कितना रिस्पोंड करेगी, वो अपन किससे निकालते हैं? इनकम इलास्टिसिटी से निकालते हैं, इनकम में चेंज होने की वजह से। बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या माने जाते हैं? कांस्टेंट, कि उनमें कोई भी चेंज नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी के भी 2 मेथड्स हैं निकालने के। एक तो है आपका परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड, और एक है आपकी आर्क इलास्टिसिटी। ये सबके साथ चलेगा, आगे जितनी भी पढ़ेंगे अपन। ये दोनों मेथड्स फिक्स होते हैं, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट या आर्क इलास्टिसिटी। परसेंटेज मेथड इनकम इलास्टिसिटी का क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड upon percentage change in income of the consumer। उसकी इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे चेंज होगा? तो जनरली इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम।
इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इसके पहले कौन सा साइन आता है, प्लस। वहां मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, क्या करवाया था, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, आया ना। यहाँ P की जगह कौन सा डिटर्मिनेंट आ गया, इनकम y, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बन जाएगा y अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा y। y का मतलब क्या होता है आपका, ओरिजिनल इनकम। क्यू का मतलब क्या होता है आपका, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है आपका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे, Q1 माइनस क्यू, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा पाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके इनकम में कितना चेंज हुआ, दैट इज y1 माइनस y, चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ये सेम फॉर्मूले ड्रॉ करवाया था मैंने आपको। अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। तो एकदम सेम है, कुछ नया नहीं बता रही मैं। आर्क इलास्टिसिटी, वहां क्या फॉर्मूला था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू Y1 प्लस Y2 अपॉन Y1 माइनस Y2। Y1 is the original income और Y2 is the new income। कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, जो प्राइस था वहां वहां इनकम लगा दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया है इनकम इलास्टिसिटी में। तो सिर्फ और सिर्फ इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने चेंजेस आते हैं वो अपन किससे निकालते हैं, इनकम इलास्टिसिटी से अपन यहाँ पे निकालते हैं। अब देखो, अब अपन समझते हैं, सपोज पहले मेरी इनकम 1000 रुपए थी और मैं मेरी इनकम का 10% खर्च करती थी, 10% स्पेंड करती थी, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई, 1500 रुपए हो गई, अभी भी मैं मेरी इनकम का 10% हिस्सा खर्च कर रही हूँ, परसेंटेज सेम है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ी फिर भी प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम अगर आपका सेम रहता है तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आती है, इनकम बढ़ी और प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड सेम रहा, जितना इसका पहले खर्च कर रहे थे अभी भी उतना ही हिस्सा खर्च करो, पहले भी 10% खर्च कर रहे थे अभी भी 10% ही खर्च कर रहे हो, तो इनकम इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, 1 के। दूसरी चीज, पहले मेरी इनकम 1000 रुपए थी तो मैं मेरी इनकम का 10% खर्च करती थी। अब मेरी इनकम 1500 रुपए हो गई, अब मैं मेरी इनकम का 18% खर्च करने लग गई। आपकी इनकम बढ़ी, उसके साथ आपका प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ गया। आपकी इनकम बढ़ी, उसके साथ आपका जो प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड, जो इनकम का हिस्सा खर्च कर रहे हो वो भी बढ़ गया। तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। तो इनकम इलास्टिसिटी उस केस में कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन। इनकम बढ़ने से अपन इनकम का ज्यादा हिस्सा उन चीजों पर खर्च करने लग गए तो इलास्टिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन। जैसे कौन से आइटम्स होते हैं, जनरली जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, आपकी जैसे जैसे इनकम होती है आप ज्यादा एसी लगाने लग जाएंगे, ज्यादा बड़ा फ्रिज ले आएंगे, आप और लेटेस्ट मॉडल खरीदना शुरू करते हैं, तो इनके ऊपर आप अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करना शुरू कर देते हैं, वहां पे लास्ट के लिए ग्रेटर देन 1। जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा रेट से यहाँ पे क्या बढ़ती है, आपकी स्पेंडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज पहले मेरी इनकम 1000 रुपए थी तो मैं उसका 10% परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रही हूँ, 10% स्पेंड करती थी। अब इनकम 1500 हो गई, अब मैं 80% खर्च कर रही हूँ। मेरी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी बट उसके साथ मेरा जो प्रपोर्शनेट
ऑफ इनकम स्पेंड था, जो इनकम का हिस्सा खर्च कर रही थी वो कम हो गया, मेरी इनकम बढ़ी पर प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड कम हो गया, तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है, लेस देन। ऐसे कौन से कुछ होते हैं कि इनकम बढ़ने से आप उसका कम हिस्सा खर्च करना शुरू कर देते हैं, नेसेसिटी। पहले नेसेसिटीज पे इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, फिर एक टाइम के बाद इनकम का अपन कम हिस्सा, इनकम तो बढ़ती है पर कम हिस्सा उस पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो जो आपकी नेसेसिटीज होती हैं, यहाँ पे इसकी डिमांड कैसी है, लेस देन 1 है, तो इनकम इलास्टिसिटी कैसी है बच्चों, इन इलास्टिक इनकम। आगे बात समझ में। अगर इनकम बढ़ी और प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड सेम है, मतलब जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे अभी उतना ही परसेंटेज खर्च कर रहे हो, तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी है, इक्वल्स टू 1। अगर आपकी इनकम बढ़ी पर उसके साथ प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ गया, जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे अब उससे ज्यादा ही परसेंटेज अपन खर्च करने लग गए, तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1। अगर इनकम बढ़ी बट उसके साथ प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड कम हो गया, कम हिस्सा खर्च करने लग गए, तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी बच्चों, लेस देन 1। देन इनकम इलास्टिसिटी जीरो, जीरो कब होगी, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे इनकम बढ़े घटे कुछ भी हो, जितना पहले खरीद रहे थे उतना ही अब खरीद रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कैसी है आपकी, अनरिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इनकम के चेंज को, तो वहां इनकम इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं कि चाहे मेरी इनकम बढ़े घटे कुछ भी हो, मैं क्वांटिटी जितनी पहले खरीद रही थी उतनी ही अभी खरीद रही हूँ। नेसेसिटी या फिर अपन जो न्यूट्रल गुड्स कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, उनको फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पैसा है, तो बहुत ज्यादा सस्ता आइटम होता है जैसे कि मैच बॉक्स, बहुत ज्यादा सस्ता है, इनकम बढ़ेगी तो भी जितनी माचिस चाहिए उतनी खरीद रही हूँ, इनकम कम है तो भी जितनी माचिस चाहिए उतनी ही खरीद रही हूँ। टूथपेस्ट न्यूट्रल गुड है, इनकम बढ़ेगी तो भी उतनी टूथपेस्ट कंज्यूम करेंगे, और इनकम कम है तो भी अपन उतनी ही टूथपेस्ट कंज्यूम करेंगे, तो ये न्यूट्रल गुड्स होते हैं। न्यूट्रल मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम बढ़ रही है घट रही है, ये इतने ज्यादा सस्ते होते हैं कि अपन जितना कंज्यूम कर रहे हैं अपन उतना ही कंज्यूम करते हैं, ना इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते हैं ना इनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हैं। नेसेसिटीज भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि सॉल्ट। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, इनकम इलास्टिसिटी जीरो कब होती है बच्चों, नॉर्मल गुड्स कौन से थे, कंफर्ट्स और लग्जरी आइटम्स। इनकम बढ़ती थी तो डिमांड बढ़ती थी, और इनकम कम तो डिमांड कम, तो यहाँ इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स में हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर आपको इंफीरियर गुड्स दे रखे हैं, इंफीरियर गुड्स, तो इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर की डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम तो इंफीरियर की डिमांड ज्यादा, तो इनकम इलास्टिसिटी कैसी आएगी यहाँ पे, नेगेटिव होगी। अब आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, नॉर्मल कुछ में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, इंफीरियर में कैसी होती है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाजरा की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, अब बताओ बाजरा कौन सा गुड है, नॉर्मल है या इंफीरियर। अच्छे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इकोनॉमिक्स में नाम मैटर नहीं करता, उसका क्या रिलेशनशिप है वो मैटर करता है। वो कह रहा है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो नॉर्मल में आती है, चाहे नाम कुछ भी दो हमको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बाजरा बोलता, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलता तो इंफीरियर बोलते हैं, सिर्फ बाजरा बोलता है तो नेगेटिव बोलते, और बाजरा और पॉजिटिव बोल रहा है तो कौन सा बोल देंगे, नॉर्मल, उस टाइम से उसको इंफीरियर गुड अपन नहीं माने। आ रही है बात समझ में। इसमें तो नेसेसिटीज का मतलब हो गया कि जैसे आपकी सब्जियां, राशन, फ्रूट्स, ये सब हो गया। तो पहले मैं मेरी इनकम को मेजर हिस्सा उस पर खर्च करती थी, बढ़ रही है इनकम तो इनकम का कम हिस्सा आप उस पर खर्च करना शुरू कर देते। अब आप बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स ले आएंगे और महंगे वाले फ्रूट्स करेंगे, पहले आप 20% खर्च कर रहे थे, वापस अपनी इनकम का 10% से आपका काम चल रहा है, उतना पैसा आपको कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ हो गया एकदम नेसेसिटी कि नमक तो डबल तो खा नहीं सकते, फ्रूट्स अपन डबल खाने लग गए, इनकम बढ़ेगी तो पहले अपन हफ्ते में एक बार फ्रूट्स खाते थे, अब अपन सातों दिन फ्रूट्स खाने लगे। पहले सैलेड अपन कोई गेस्ट आता था तो ही काटते थे, अब सैलेड खुद के लिए भी काटने लगे, तो खुद के लिए भी काट रहे हो तो इनकम का उतना हिस्सा तो खर्च नहीं कर रहे, इनकम का कम हिस्सा आप खर्च कर रहे हो, क्योंकि ये तो राशन है। आप मेजर हिस्सा हमेशा किस पे खर्च करते हो, अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, अपने फर्नीचर पे, अपने एसी पे, अपने इंटीरियर पे,
इन पे आपका पैसा ज्यादा खर्च होता है, इन सब चीजों पे भी पैसा कम खर्च होना शुरू हो जाता है, तो एक टाइम के बाद जब आपकी इनकम होना शुरू हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैंने बताया कि अगर मेरी इनकम बढ़ी बट जो प्रोपोर्शनेट स्पेंड था इनकम का वो क्या रहा? सेम। इनकम बढ़ने की वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी है? अगर आपकी इनकम बढ़ी बट परसेंटेज स्पेंड भी उसके साथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी हो गई? ग्रेटर देन वन। अगर इनकम बढ़ी उसके साथ जो मेरा परसेंटेज स्पेंड था इनकम का वो कम हो गया, तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी हो गई? इनकम इलास्टिसिटी जीरो कब होती है? जब क्वांटिटी डिमांडेड कैसी है आपकी? अनरिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जब आपकी न्यूट्रल गुड्स हैं कि वो न्यूट्रल है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस बढ़ रही है घट रही है, तो इतने ज्यादा सस्ते हैं कि सस्ते खरीदते हैं, तो इनकम इलास्टिसिटी जीरो होती है। नॉर्मल गुड्स के केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। और इंटीरियर गुड्स के केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव। ये चीजें हमें ध्यान में आ रही है, नहीं आ रही बात समझ में? अपन एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसकी इनकम इलास्टिसिटी आई 0.8, राइट? तो मेरे से पूछते हैं कि कौन सा बिल है? मैंने अभी बताया लेस देन वन। लेस देन वन, यहाँ मैंने कौन सा एग्जांपल आपको लेके बताया था? तो ये कौन सा गुड हो गया? नेसेसिटीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है? लेस देन वन। देखो, वैसे तो मैंने कहा इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होगी? जब नॉर्मल गुड होगी पॉजिटिव। 0.8 इज ऑल्सो पॉजिटिव। आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं 0.8 के लिए, एक आपको दे रखा है नेसेसिटी और एक आपको दे रखा है नॉर्मल गुड। गलत कोई भी नहीं है वैसे। नॉर्मल गुड भी कहता है कि पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड 0.8 पॉजिटिव, और नेसेसिटी कहता है कि लेस देन तो नेसेसिटी। ये नेसेसिटी तो क्या हो गया? इसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हो गया कि नॉर्मल के अंदर भी नाम अपन ने क्या बता दिया? नेसेसिटी। और नॉर्मल गुड्स कैसा हो गया आपका? जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, कंपोज भी आ जाएंगे, लंच भी भी आ जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन में नेसेसिटी दे दिया, ऑप्शन में आपको नॉर्मल गुड दे दिया 0.8 के लिए ही, ऑप्शन में आपको कुछ भी दे दिया, इंटीरियर दे दिया, या ऑप्शन में आपको लग्जरी दे दिया, इस पे टिक लगाओगे। जनरल क्लासिफिकेशन इसको मतलब नेसेसिटी। अगर मुझे जनरल और स्पेसिफिक दोनों दे रखे हैं, इस पे टिक लगाऊंगी specific। अगर मुझे दे रखा है सिर्फ नॉर्मल गुड, इंटीरियर गुड, लग्जरी आइटम, या फिर नॉन लग्जरी गुड, तो इस पे टिक लगाओगे नॉर्मल। मतलब अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों को रखा है तो स्पेसिफिक पे टिक। अगर सिर्फ जनरल दे रखा है और नन ऑफ द अबव दे रखा है तो जनरल पे टिक। अगर 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 मुझे दे रखा है नॉर्मल, मुझे दे रखा है इंटीरियर, मुझे दे रखा है नेसेसिटी, मुझे दे रखा है बोथ ए एंड सी, इसमें टिक लगा। नेसेसिटी क्या देखा मैंने? अगर स्पेसिफिक दे रखा है तो स्पेसिफिक पे टिक। अगर जनरल सिर्फ जनरल दे रखा है तो जनरल पे टिक, नन ऑफ द अबव पे लगाएंगे। पर स्पेसिफिक और जनरल दोनों दे रखा है और बोथ का ऑप्शन दे रखा है तो भी अपन स्पेसिफिक लगाएंगे। ठीक है? ठीक। बस आपको कुछ meaning? जैसे ये डायग्राम बना रखा है कि नॉर्मल गुड्स जनरल क्लासिफिकेशन, इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड्स क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, उसमें नेसेसिटीज आएगी और लग्जरी आइटम्स आएंगी। देखो ध्यान दो बच्चों,
नॉर्मल गुड्स कैसा क्लासिफिकेशन है आपका? जनरल क्लासिफिकेशन। नॉर्मल गुड्स क्या कहता है कि इलास्टिसिटी कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नहीं, पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा जो भी है बाकी छोटा नहीं है, जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव। अब नॉर्मल गुड्स आपके दो तरीके के, एक है आपकी नेसेसिटीज और एक है आपकी लग्जरी आई। नेसेसिटी कहता है लेस देन वन और लग्जरी कहता है ग्रेटर देन वन। ये कैसा क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों? स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। नॉर्मल के अंदर ही स्पेसिफिक है नेसेसिटी और के अंदर ही स्पेसिफिक है लग्जरी। अगर अभी अपन ने नॉर्मल और नेसेसिटी का देखा, तो अगर नॉर्मल और नेसेसिटी दे रखा है तो किसके लिए नेसेसिटी नहीं दे रखा, सिर्फ नॉर्मल तो ये दोनों तरह के आप दो तरह करता हो ऐसे ही नॉर्मल और लग्जरी को अगर लग्जरी और नॉर्मल तरह करता हो लग्जरी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन भी लगा तो जैसे एग्जांपल मुझे कहती है अब बताओ ये कौन सा गुड है? ये नॉर्मल गुड है, ये लग्जरी आइटम है? लग्जरी। अगर ऑप्शन में सिर्फ नॉर्मल होता तो नॉर्मल लग्जरी और बोथ होता तो लग्जरी। मतलब अगर स्पेसिफिक दे रखा है तो चूज करना है, वो नहीं दे रखा तो जनरल को चूज करना है, कभी दोनों में से चूज नहीं करना और चूज। ये बस समझ में आ रही है आप लोगों को? नोट लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी नेम ऑफ द गुड इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली इट्स वैल्यू इज इम्पोर्टेंट। अभी मात्रा अगर पॉजिटिव है तो वो कैसा गुड है? नॉर्मल इंटीरियर नॉर्मल। आप तो वो इंटीरियर वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप कंसीडर करते नहीं होती है, ठीक है? तो नोट्स लिखे हुए पढ़ते हैं एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इनकम इलास्टिसिटी स्टार्टिंग और शॉर्ट टर्म for nearly all goods and services the larger and long डेंसिटी में पूछेगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इनकम इलास्टिसिटी सेम होती है या अलग अलग? एक आपको बोला है शॉर्ट रन, एक बोला फिर आपको इन दोनों में जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है वो सेम है या डिफरेंट? अलग डिफरेंट लर्न करना ऐसे कुछ क्यों भी दोनों में मतलब कैसी होती है? अलग अलग होती है। जनरली जनरली लॉन्ग रन में तो इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी? और शॉर्ट रन में इनकम कैसी होगी? टाइम पीरियड कम है तो ये सेम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इनकम इलास्टिसिटी सेम। Knowledge of the price elasticity of demand for the goods is helps in deriving the optimal pricing strategy. Price गवर्नमेंट समझ सकती है कि अगर उसने प्राइस बढ़ाएगी टैक्सेस बढ़ाए प्राइस इलास्टिसिटी रखनी भी जरूरी है और सरकार के लिए भी जरूरी, बिजनेस के लिए भी जरूरी है। अगर उसका फ्यूचर में बहुत एक्सपेक्ट करते आंसर है अगर इलास्टिसिटी बढ़ है मतलब सेल्स एग्जैक्टली सेल्स बढ़ी
अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाईली साइक्लिकल है सेल्स, मतलब थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ जाएगी। अगर के तो प्रोड्यूसर की सेल्स ज्यादा बढ़ जाएगी। और इंफीरियर गुड्स में सेल्स कैसे काउंटर साइड की तरफ इनकम बढ़ेगी पर उसकी डिमांड नीचे जाएगा, ग्रेटर देन 1 में सेल्स साइक्लिकल में और ग्रेटर देन 1 में सेल्स कितनी है आफ्टर साइक्लिकल। आगे बात आया कोई क्वेश्चन करना है इनकम एनालिसिस। अपन को दे रखा है कार और स्टॉक। न्यू कार की प्राइस है आपकी 6.5 लाख और यूज कार की प्राइस है 6,000। न्यू कार्स की क्वांटिटी है 400 और इसकी है 4। During the previous year, other things remaining the same, the real income of the customers goes up an average by 10%. इनकम कितनी बढ़ गई बच्चों? 10% से increase. During the last year sales of new car reached 5. न्यू कार की आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 5, बट सेल्स ऑफ यूज कार डिक्लाइन थी। और ओल्ड कार की क्वांटिटी कितनी हो गई? 3850, 4,000 से 3850 और न्यू की 400 से 500। What is the income elasticity of demand for the new car as well as used car? What inference will you draw from these numbers? पहले किसका निकाले? न्यू कार का निकाले। हाँ, फॉर्मूला किस का इनकम एनालिसिस का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू 10% से बढ़ रही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकले? माइनस 500 माइनस 400, तो चेंज इन क्वांटिटी तो हो गया 100, ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई। निकाल लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 100 अपॉन 400 इंटू 1 कितनी मिल पाएगी? नॉर्मल को देंगे इंडिया को। अगर पर किसी क्वेश्चन को यूज करके लिए करते हो आपको तो खुद से करने की कोशिश कीजिए। यूज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इनकम का मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्वांटिटी आपको ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखी थी 4,000 क्वांटिटी आपको टीनेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है 3850 चलो ऐसे उसका तुम माइनस परसेंटेज का ओरिजिनल क्वांटिटी थी 4,200 प्लस का है माइनस का? change in quantity demanded. The 3 point in class percentage change. सॉल्व करो, बताओ कितनी वैल्यू आएगी?
कौन सा वाला लिखना है कि इसको सर, आपको इस तरीके से तो आगे वाला खाली पड़ा ना पूरा देखिए ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं पढ़िए देखिए चार तरीके नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन का टेस्ट और या फिर इसे क्या कह सकते हैं अपन क्रॉस प्राइस इफेक्ट की तुलना देखो क्रॉस ला से देखिए क्या होता है फिर कुछ की चेंज की
टी की प्राइस कम तो कॉफी के तो यहाँ इनके बीच कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप? अगर बात करो तो इसका फॉर एग्जाम्पल आपका कॉम्पिटिटिव पेट्रोल आज की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल किलो का आज कैसा रिलेशनशिप होगा तो देंगे कैसे फिर इन रिलेशनशिप आप लोगों को अगर मैं डिमांड को देख मैं इफेक्ट देख रही हूँ प्राइस ऑफ टी अगर टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफी की डिमांड को क्या फर्क पड़ेगा ये बच्चों कॉफी का ओरिजिनल ये टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड भी टी प्राइस से ज्यादा कॉफी की शुरू कर देंगे तो कॉफी का डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका फॉरवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जब टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी का डिमांड कर कहाँ शिफ्ट होता है राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है अगर अपन देखते हैं डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी टी की प्राइस कम हो गई ये आपका कॉफी का ओरिजिनल डिमांड कर ये क्वांटिटी है प्राइस तो टी की प्राइस कम होगी तो कॉफी वाले कुछ लोग प्राइस कर देंगे कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कम लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे तो कॉफी का डिमांड करना शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी का तब कॉफी की प्राइस कम होती है तो कॉफी का डिमांड कम सब्स्टिट्यूट ग्रुप में एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे का प्राइस बढ़ जाता है सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो डिमांड भी लेस होगा बैक होता है क्योंकि इनमें कैसा रिलेशनशिप है और फिर या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अगर अपन बात करते अगर अपन बात करते इंक्रीज प्राइस ऑफ कार कार मतलब मैं किसकी बात लेके बैठी हूँ मैं जो बात कर रही ये बच्चों पेट्रोल का ओरिजिनल डिमांड कर ये पेट्रोल का ओरिजिनल डिमांड का ये प्राइस है कार की प्राइस सही होगा तो क्वांटिटी कम पेट्रोल का डिमांड का बढ़ गया पेट्रोल का डिमांड का कहाँ शिफ्ट हो गया आपका लेफ्टवर्ड या फिर क्या बोल सकते हैं इसे बैकवर्ड शिफ्ट हो गया जब कार की प्राइस बढ़ गई पेट्रोल का डिमांड का लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो गया अगर अपन बात करते हैं डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कार की प्राइस कम हो गई ये मेरा ओरिजिनल पेट्रोल का डिमांड था वही करके ये प्राइस वही छोड़ कार की प्राइस कम होती लोग ज्यादा करेंगे बहुत पेट्रोल ज्यादा सही होगा तो ज्यादा क्वांटिटी की पेट्रोल की बहुत आगे चाहिए तो आपका पेट्रोल का डिमांड कर पेट्रोल का डिमांड का कम शिफ्ट हो गया आपका राइट वर्ड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल का डिमांड कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया कार की प्राइस कम हुई तो पेट्रोल का डिमांड कम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो सब्सिट्यूट में अगर एक ही प्राइस बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होता है प्राइस कम तो डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और प्राइस राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो इनमें कैसा रिलेशनशिप होता है नेगेटिव या फिर इनवर्स सिचुएशन
देखो यहाँ पे कुछ अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में का परसेंटेज मेथड होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन 15 डिमांडेड divided by percentage price of the good related उसकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी। अब इसके साइन डिफरेंट करते हैं। अगर कुछ सब्स्टिट्यूट है तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका पहले का साइन कैसा आएगा? मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम का था पी डेल्टा पी आया ना। तो यहाँ प्राइस अगर एक्स की है तो क्वांटिटी किसकी है? प्राइस ऑफ एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक्स का मतलब पी भी हो सकता है, एक्स का मतलब आर भी हो सकता है, एक्स का मतलब सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और एक्स का वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और क्वांटिटी किसकी है? वाई की है। क्वांटिटी वाई की है तो वाई का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। वाई का मतलब आपका कॉफी की क्वांटिटी या फिर आपकी पेट्रोल की क्वांटिटी हो। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हो तो पेट्रोल की क्वांटिटी, और अगर कॉफी की बात कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी। मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस मतलब दूसरे की वो एक प्रोडक्ट क्वांटिटी किसी की भी हो सकती है, पेट्रोल की भी हो सकती है और की तो यहाँ तक देखो अगर कह दे कि मतलब तो अगर सिर्फ टी एंड कॉफी पूछता तो सब्स्टिट्यूट हो जाए डायरेक्ट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या बताया? मैंने बताया अगर कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आती है? आया ना। अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आती है? अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब इलास्टिसिटी जीरो से बड़ी तरीके से सब्स्टिट्यूट होगी तो तीन तरीके। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आई और लो आ रही है, पॉजिटिव और बहुत कम आ रही है, तो ये दोनों कुछ एक दूसरे के कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे? रिमोट सब्स्टिट्यूट होंगे। रिमोट सब्स्टिट्यूट का मतलब उनमें जो सिमिलैरिटीज है वो बहुत कम। वैसे सिमिलैरिटी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का फोन एंड एलजी, सिमिलैरिटीज है दोनों मल्टीप्लाई कुछ है बट सिमिलैरिटीज आईफोन और सैमसंग बहुत कम सिमिलैरिटी। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है और लो है तो दोनों को एक दूसरे के कैसे जुड़ोगे? सब्स्टिट्यूट मतलब okay? अगर 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 दोनों कुछ पॉजिटिव है मतलब इलास्टिसिटी पॉजिटिव है
और उसके बीच की जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आई वो बहुत हाई आई है मतलब वो दोनों गुड्स एक दूसरे की कैसे सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मतलब उनमें जो सिमिलैरिटीज है वो कैसी है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी। जैसे कि एग्जाम्पल आपका पेप्सी एंड कोका कोला एकदम सेम है और ज्यादा भी सिमिलैरिटीज। तो अगर गुड्स, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है एंड इनफाइनाइट है, पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट आएगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अपन ने किसकी बात की है, सब्स्टिट्यूट्स की बात की। या फिर इलास्टिसिटी कैसी आती है, पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी नहीं, जीरो से छोटी। अगर जीरो से छोटी है मतलब मैं यहाँ कौन से ग्रुप्स की बात करूंगी बच्चों, अब कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स। कॉम्प्लीमेंट्री में भी मल्टीपल होते हैं। अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव है और स्लाइटली बिलो जीरो, जीरो से तो कम है, पर स्लाइटली कम है, थोड़ा ही कम है जीरो से, स्लाइटली बिलो जीरो। हर चीज जीरो से कम होगी, पर जीरो से थोड़ी ही कम है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट कैसे कॉम्प्लीमेंट हो गए, वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पर इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वीक कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि आई प्लस लोकल चार्जर, आईफोन को चार्जर चाहिए तो सब यूज करिए, तो आईफोन को लोकल चार्जर लगाओगे तो ये क्या है, अगर नेगेटिव है इलास्टिसिटी की और उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई है, तो ये तुमको खुद एक दूसरे के बस जैसे कि आप जानते हो और एप्पल का रिचार्ज तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव है और इनफाइनाइट है, नेगेटिव है और इनफाइनाइट है, तो दोनों को एक दूसरे के कैसे हो गए, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है। जैसे कि आप तो लेफ्ट शू और राइट शू होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। लेफ्ट शू के बिना राइट शू का कोई राइट ना, लेफ्ट शू का कोई काम नहीं, तो ये कैसे होते हैं परफेक्ट, पॉजिटिव है आपके परफेक्ट है, मतलब डायरेक्ट वो मतलब स्ट्रॉन्ग और उसी का चार्ज खाया तो बहुत सारे। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो अपन कल डिस्कस करके क्लास इसके बारे में कुछ